हेलो दोस्तों। एच फाउंडेशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में हमारे 10th क्लास का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अगर हम देखें तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है उसका एक बेस्ट चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे वो भी हमारे बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। पर इस चैप्टर को समझने से पहले इसमें एक वर्ड आता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये क्या होते हैं। हमने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि कुछ परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। पर रासायनिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई परिवर्तन होगा उसमें एक तो नया पदार्थ मिलेगा और नए पदार्थ जो होंगे वो स्थायी होंगे। स्थायी का मतलब उससे वापिस पुनः विपरीत स्थिति में हम उसको नहीं ला सकते सामान्य माध्यम से। ठीक है, तो उनको समझने के लिए पहले नंबर हम ये भी समझ लें कि एक्चुअल में वहाँ पे जो रासायनिक सूत्र हम यूज करेंगे जो इस अभिक्रिया में होंगे वो कैसे बनते हैं। तो अगर हमको रासायनिक सूत्र बनाना आता है तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कर पाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया अगर कर पाएंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मली देखें तो जो आपकी ये जो टेबल्स थी जहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम दे रखे थे, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। तो इन तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। नाम याद होने से और दूसरा क्या है, इनके नंबर से याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसी आधार पे अगर हम देखें कि हमने देखा था कि भाई जो परमाणु होते हैं उनके कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कोष में कितनी हो सकती है, 2। दूसरे में कितनी हो सकती है, 8। तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ये नियम हमने पढ़ा हुआ है। जो हमारा सेकंड चैप्टर था 9th क्लास का उसमें हमको ये बताया गया है कि बोर मॉडल ने बताया था कि पहले कोर्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और 8, 18, 18, 32 इस तरह का रूल होता है। इस नियम पे ही एक नियम निकला था जिसका नियम है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है, अष्टक के नियम की अगर हम बात करें तो अष्टक का नियम कहता है कि जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो किसी से जुड़ेगा नहीं, अन्यथा या फिर आप बोल सकते हो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। वो आप बोल सकते हो मुक्त अवस्था में ही रहेगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे आप देखो जो आपके पास है नियोन, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो नॉर्मली ये वाला जो नियोन है ये किसी और अन्य परमाणु से नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही हम देखें ऑर्गन के, इसके देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर, 8 है। तो ये किसी से जुड़ेगा नहीं और इसकी संयोजकता लगभग क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता का मतलब क्या होता है कि ये हमको किसी भी परमाणु के किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता या कैपेसिटी के बारे में बताता है। जैसे मान लो कि वो एक परमाणु से जुड़ रहा है तो हमने बोला उसकी संयोजकता 1 है, किसी 2 से जुड़ रहा है तो हमने बोल दिया उसकी संयोजकता 2 है, और किसी से 3 से जुड़ रहा है तो 3 है। अब ये 1 2 3 किस प्रकार से जुड़ रहा है तो ये उसके डिपेंड करेगा कि उसकी संयोजकता क्या है। जैसे अगर हम बोलें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो इसके पास पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 2। कितनी होनी चाहिए थी, 2। पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। तो नॉर्मली ये चाहेगा कि इसे या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दे। तो नॉर्मली ये कंडीशन होती है कि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, वो आप बोलोगे कि 0 हो जाए। आवेश कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर +1 आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखें हीलियम के केस में देखें तो हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोष में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ चुके हैं तो नॉर्मली किसी से नहीं जुड़ना चाहेगा तो इसकी संयोजकता हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो जिनके भी परमाणु के पहले कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अधिकतम, मतलब ये पहला कोष बाह्य कोष होना चाहिए, सबसे बाहरी वाला कोष होना चाहिए, तो भी उसकी संयोजकता 0 होगी। दूसरा कोष जो अगर उसका बाह्यतम कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। तो जैसे आप देखो नियोन के कितने होगी संयोजकता, 0। और तीसरा कोष उसके भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 0। तो आप देखो जो आर्गन गैस है उसकी भी संयोजकता कितनी होगी, 0। तो नॉर्मली हमारी जो अभिक्रियाएं होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हीलियम, नियोन और आर्गन ये कहीं काम नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी है, 0। तो हमको इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमको यह याद रखना है जिनकी संयोजकता कुछ ना कुछ है। जैसे आप देखोगे लिथियम, तो लिथियम की संयोजकता कितनी है यहाँ पे इससे पता लग जाएगा, 1। यहाँ पे आप बोलोगे 1 है।
नॉर्मली ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो त्यागेगा, और त्यागने के बाद वो कैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा। और जब हीलियम जैसा बन जाएगा तो उसकी संयोजकता भी लगभग कैसी हो जाएगी, 0। तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक। ऐसे ही जिसके पीछे 2 हैं, 3 है, 4 है, तो जिसके पास 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिसके पास 3 है वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिसके पीछे 4 है वो 4 का त्याग करेगा। और इस तरह से इनकी संयोजकता क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है। अब आते हैं हम इस पे कि जिनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 6 7। ठीक है। तो जब भी हमको किसी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जैसे दिख जाए आपके 5 6 और 7, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से 8 माइनस कर देंगे। कितना आएगा आपके, -3। इसमें से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -2। इसमें से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1। इसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप देखोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं दूसरे कोष में, और दूसरे कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अपना आवेश या चार्ज लेकर आएंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है हमको पता है वो माइनस होता है, तो इस पर भी आवेश क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं उनकी संयोजकता किस में रखेंगे, हम माइनस में रखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ हम देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2। फिर हम देखें फ्लोरीन, इसके कितने होंगे, -1। ठीक है। तो सिंपल हमारे पास एक रूल समझ में आया कि जिसके भी बाह्यतम कोष में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, +1 +2 +3 और +4। और जिसके भी बाह्यतम कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी, -3 -2 -1। ठीक है। तो जिनके पीछे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो इसकी संयोजकता आप लिख दो -3। इसके कितने लिख दो, -2। इसके कितने, -1। इसके कितने लिख देंगे हम, +1। और इसके कितने लिखेंगे, +2। ऐसे ही इसके देखें कितने लिख देंगे हम, +4, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ देखोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, 1। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने परमाणु की संयोजकता को इससे निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको जब नंबर याद है तो हम उससे और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोले कि क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, तो आप यहाँ लिख दो Cl। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि अगर हमसे पूछे कि क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, तो क्लोरीन का अगर हमको नंबर पता है कि क्लोरीन हमारे जो है वो 70 नंबर पे आता है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को वितरण लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, हमको पता है पहले इलेक्ट्रॉन में, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए यहाँ पे, 10। टोटल इसके पास कितने हैं, 17। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके, 7। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 7। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब इसकी जो संयोजकता होगी वो किसमें होगी, -1। ठीक है। ऐसे ही हमसे बोल दे कि आप बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी, तो आप देखो ऑक्सीजन जो है 8वें नंबर पे आता है। ऑक्सीजन को याद करने का तरीका क्या है कि ये ऑक्सीजन का सिंबल होता है, आप ऐसे बना लो। तो ये क्या हुआ, 8 नंबर पे। ठीक है। अब 8 नंबर पे है तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। दूसरे में कितने आएंगे, 6। अब 6 है, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी चाहिए, 8 चाहिए, और इसके पास 6 आ गए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना चाहेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता किसमें होगी, माइनस में, और वो भी कितनी होगी, 2। ऐसे ही हम बहुत सारे तत्वों की निकाल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है। ठीक है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन का वितरण यहाँ लिखें, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, तो 2 और 1 में कितने आएंगे, इसमें सेकंड वाले में 5। तो कितने हो गए, 7 हो गए। आप देखोगे पीछे कितने हैं, 5। कितने और चाहिए 8 लाने के लिए, तो आप बोलोगे 3 और चाहिए, तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 3। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता किस में लिख दोगे आप, माइनस में। ऐसे ही अगर हमको नंबर याद है परमाणुओं के कि कौन सा परमाणु कौन सा नंबर पे आता है, तो हम आसानी से उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे आपके पास है कार्बन। कार्बन जो नॉर्मली वो 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन को याद करने का तरीका क्या है कि कार्बन आपके सिंबल ये है, आप इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दो ऐसे, 6 नंबर। तो ऐसे हमको याद आ जाएगा कि 6 नंबर पे है। अब 6 नंबर पे है तो हम इसको पहले कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पहले कोष में 2। फिर बचे कितने, 4, वो दे देंगे हम अगली कोष में। बाह्यतम कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी क्या होती है, 4। हमने पढ़ा था अगर 1 2 3 और 4 दिख जाए तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 2 3 और 4। इस तरह से इसकी संयोजकता होगी। ऐसे ही हम और देखें, जो आपके है जैसे सोडियम है,
मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ये कौन से नंबर पे आता है आपके, 11वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे, ये 13वें नंबर पे। इनके 11वें में आप देखो 1 है, 12वें में क्या है 2 है, 13वें में कितना है 3 है। तो जिनके पीछे 1 दिख रहा है उनकी संयोजकता 1, जिनके पीछे 2 दिख रहा है उनकी संयोजकता 2, जिनकी संयोजकता मतलब 3 दिख रहा है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह से भी हम अलग अलग परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं जो 10 से ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे से याद करते हैं तो हमारे लिए जो रासायनिक सूत्र बनाना है जो है वो और भी आसान हो जाएगा। आगे हम देखें कि जब हम ये सीख लेंगे तो आपके पास थोड़े से ये रूप भी है जिसमें आप यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये हमारे तत्व दे रखे हैं, तत्वों के अलावा हम 9 क्लास में एक चीज़ और पढ़ते हैं आयन के बारे में। आयन वो होते हैं जिन पे कोई ना कोई आवेश होता है, ठीक है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो उनको हम आयन की कैटेगरी में रख देते हैं। और कुछ आयन ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली एटोमिक आयन या फिर हम बोलते हैं बहु आयन। तो जो आपके बहु आयन है उनको भी अगर हम याद कर लें, जैसे आपके यहाँ पे लिख रखा है CO3-2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। अगर इसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसका नाम बढ़ के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है OH-, OH- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रो ऑक्साइड। और ऐसे आपके पास SO4-2 इसको बोल देंगे सल्फेट, SO3-2 को बोल देंगे सल्फाइड, NO3- को हम क्या बोल देंगे, नाइट्रेट, NO2- को हम क्या बोल देंगे, नाइट्राइट, और PO4-3 को हम क्या बोल देंगे, फोस्फेट, ठीक है। ये फोस्फेट जो है अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे दंत सूत्र दांत होते हैं तो दांतों पे जो एक लेयर पाई जाती है इनेमल, उस पर जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें नॉर्मली क्या काम आता है आपके, फोस्फेट काम आता है, तो वो वहाँ पे काम आएगा। जिंक, जिंक हम देखें तो जिंक की संयोजकता क्या होगी आपके +2। बेरियम Ba+2, ये भी आपके काम आएगा। सीसा, या इसको हम एक और नाम बोलते हैं लेड, ठीक है, तो लेड भी याद रखना आप, Pb+2। ऐसे ही आपके पास है कॉपर, कॉपर पे 2 तरह की संयोजकता होगी, तो कहीं कहीं हम +1 यूज करेंगे, कहीं 2 यूज करेंगे, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखें लोहा, या फिर हम इसको कहीं कहीं आपको नाम मिल जाएगा इसका हिंदी में भी आयरन, तो आयरन नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। और कहीं कहीं पे आयरन की जगह एक वर्ड और आ जाएगा आपके फेरस, ठीक है। तो अगर फेरस लिखा हुआ आ रहा है का मतलब वो जो आयरन है या लोहा है उसकी संयोजकता कितनी होगी, +2। और अगर फेरिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी होगी वहाँ पे, +3। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगरी का रखा है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को बनाना सीखें कि कैसे हम किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देखें, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है H2O। अब H2O को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 2 परमाणु है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हमको इसकी संयोजकता अगर पता है तो हम आसानी से इस सूत्र को बना लेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। अगर हम इसको क्रॉस कराएं तो हाइड्रोजन के लिए जो है वो कितने नंबर आएंगे, 2, और ऑक्सीजन के लिए कितने आएंगे, 1। तो आप यहाँ सूत्र क्या बनाओगे कि H के आगे तो आगे आपके 2 और ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पे 1। अब 1 जो है वो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर लिखा हुआ है O, उसका मतलब वो खुद बता रहा है कि मैं एक ऑक्सीजन हूँ। तो अगर 1 से ज़्यादा कहीं नंबर होता है तो हम नंबर लिखते हैं, 1 से अगर एक ही नंबर है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखें एन आपके यहाँ पे MgCl2। तो मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम जो है वो आपके 12 नंबर पे आता है। मैंने बताया 12 नंबर है मतलब पीछे 2 नंबर देख लो आप, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। फिर आपके पास एक क्लोरीन, क्लोरीन के पीछे आप देखोगे 70, क्लोरीन आता है आपके 70 नंबर पे, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 7 वालों को हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी आपके, 1। अब इसको क्रॉस कराओ आप, Mg तो 1 आएगा और Cl कितना आएगा आपके, 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला या सूत्र मिल जाएगा। फिर हम देखें NaCl, तो NaCl के लिए देखें आप Na और एक आप लिख दो Cl। Na की बात करें सोडियम, तो सोडियम 11 नंबर पे या 11 नंबर पे आता है। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो ध्यान रखना कि ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। क्लोरीन जो है 70 नंबर पे है, तो 17 के पीछे कितना दिख रहा है आपको, नॉर्मली 7 नंबर। और 7 वाले जिसके पीछे 7 होता है उसकी संयोजकता क्या होती है आपके, -1, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। यहाँ पे एक रूल और ध्यान रखेंगे, हम जब पढ़ते हैं तो संयोजकता याद रखते हैं कि एक प्लस की है और एक माइनस की है। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्लस वाले जो होते हैं उनको हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो माइनस वाले होते हैं उनको हम रखते हैं हमेशा
राइट डायरेक्शन में। तो इसलिए हमको इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए कि किसकी संयोजकता प्लस में और किसी की माइनस में। और जब हम इसका नामकरण करते हैं या नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय भी हम जो पहले प्लस वाले हैं उनका नाम पहले लेते हैं और जो माइनस वाले हैं उनका नाम बाद में लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं वो कि क्लोराइड मैग्नीशियम, आप हमेशा इसको कैसे पढ़ोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहले हम प्लस वालों का नाम रखते हैं, फिर हम माइनस वालों का नाम रखते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम पहले किसकी संयोजकता रखेंगे, प्लस वाले की, फिर किसकी रखेंगे हम, माइनस वाले की। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो यहाँ क्लोरीन माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। तो यहाँ से बस समझने के लिए है कि ये प्लस वाले इस तरफ और माइनस वाले इस तरफ। जब इनको क्रॉस कराएं तो देखो दोनों नंबर आपके सेम है, 1 और 1। जब भी नीचे दोनों नंबर सेम आए तो आप ऊपर वालों को सीधा सीधा एज इट इज लिख सकते हो। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। सेम का मतलब यहाँ पे अगर 2 और 2 होता तो भी संयोजकता आप क्या डायरेक्ट लिख देते, ऐसे के ऐसे ही लिख देते। 3 3 होता तो भी आप ऐसे ही लिख देते। आगे देखें हम, जैसे क्या नाम है आपके, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एक तो आपके है एल्यूमिनियम और एक आपके है क्लोरीन। एल्यूमिनियम आपके 13 नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। तो आप देखोगे कि 13वें में जो है वो पीछे कितना है, 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है आपके, 17 नंबर पे पीछे कितने हैं, 7, और 7 वालों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। क्रॉस कराओगे आप देखोगे एल्यूमिनियम तो 1 है और क्लोरीन कितने हैं, 3। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन जो है आपके वो क्लोरीन कितने आएंगे, 3, तो आपके बन जाएगा AlCl3। इसको प्रोनाउंस हम ऐसे कर देंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और देख लेते हैं आगे, जैसे आपके पास है Na2O, तो ये कैसे बनाएंगे हम, सोडियम है आपके पास और यहाँ पे आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को याद करने का तरीका मैंने बताया कि ऑक्सीजन अगर ऐसा है तो आप इसके ऊपर ऐसा बना लो, तो ये 8वें नंबर पे आता है। 8 को अगर हम तोड़ के लिखें तो कैसा होगा, पहले में 2 दूसरे में 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ओर आ सकता है। तो यहाँ पे कितने लिख दोगे आप, 2। सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, 11 के पीछे आप देखोगे 1 नंबर है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। आप इसको क्रॉस कराओ तो क्या बन जाएगा आपके पास, आप देखोगे Na2O। तो आपके पास इस तरह से सोडियम जो है वो 2 एलिमेंट मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 मिलेगा, तो सोडियम ऑक्साइड इस तरह से अपन को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है आपके Mg और ऑक्साइड का मतलब आपके ऑक्सीजन। अगर हम देखें मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे और ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है आपके, 8। तो आप देखो इसके पीछे कितने लिखे हुए हैं, 2, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। इसको हम तोड़ के लिखेंगे, पहले में 2 दूसरे में 6। तो आप देखोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, जिससे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2। अब देखो आप वापस से यहाँ पे 2 और 2 सेम आ रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे जब भी सेम नंबर आते हैं तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं और सीधा सीधा हम जो भी ऊपर लिखे हुए हैं उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, तो MgO। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप लिख दो एल्यूमिनियम और यहाँ पे सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक तो है एल्यूमिनियम और एक है आपके ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की बात करें 13 नंबर पे, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, आप बोलोगे 3 होंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे, वापिस से 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। क्रॉस कराएंगे, कोई सेम नंबर नहीं है, क्रॉस करा के देखोगे आप क्या मिलेगा आपको, Al2O3। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम और ये ऑक्सीजन। कैल्शियम की अगर बात करें तो 20 नंबर पे आता है, सबसे पहले पे हाइड्रोजन और सबसे लास्ट 20 नंबर पे हमारे कौन सा आता है, कैल्शियम। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखे हम, तो पहले में 2, फिर आपके 8, फिर 8, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, वो कहाँ जाएंगे, सबसे बाहरी कोष में। अगर मैंने बोला था जिसके पीछे 1 2 3 और 4 हैं तो उनकी संयोजकता भी क्या होती है, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से इसके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2। तो कैल्शियम की संयोजकता 2। ऑक्सीजन की हम देखते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होती है, इसकी भी 2 होती है। अब जब दोनों सेम है तो कैंसिल कर दो और क्या बन जाएगा आपके, सीधा सीधा आप लिख दोगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड को आपको एक साधारण नाम भी याद रखना है। नॉर्मली हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को एक बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और सिंपल इसका केम इंग्लिश में अगर नाम देखें तो इंग्लिश में इसका नाम आता है आपके क्विक लाइम। तो इसका एक नाम और याद रख लेना आप, क्विक लाइम। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं थोड़े से और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे ये वाले जो हमने पढ़े थे कि जो आपके बहु आयन है उनके फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं। तो आपके सामने लिख रखा है जैसे सोडियम और इसको पढ़ते हैं हम नाइट्रेट। कैसे बन रहा है ये, आप लिखोगे सोडियम
और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। ठीक है, ठीक है। तो NO3 जो है, अगर हम देखें तो इसकी जो ऊपर लगा होता है वो लगा होता है माइनस। माइनस का मतलब इसकी जो संयोजकता है वो आपकी कितनी है, 1 है। माइनस है तो आपने इस तरफ लिख रखा है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, 11 नंबर पे आता है। दोनों देखो नंबर सेम है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, NaNO3। इस तरह से हम इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम जो है उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है आपके, 2। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 2। तो हमने पढ़ा था कि भाई जब भी सेम नंबर दिखे आप उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और क्या बना दो, CaCO3, जो भी ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे हम उसको, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से हम देखें, ये क्या है आपके सोडियम कार्बोनेट, तो आपने लिखा है यहाँ पे Na, और कार्बोनेट का मतलब कितना हुआ आपके, CO3। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1, हम पहले देख रहे हैं। और कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो आप देखो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब सेम नंबर नहीं है तो ये क्रॉस होगा, तो Na तो कितने आएंगे, 2, और कार्बोनेट कितने आएंगे आपके, 1। तो आपके आ जाएगा Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम देखें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये कैसा बनेगा, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपके HCO3, और इसकी भी संयोजकता किस में होती है, माइनस में। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता आपके 1, और इसकी भी कितनी होती है, 1। जब सेम नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एज इट इज लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो कैसे पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से हमारे पास ये सूत्र मिल जाएंगे। अब ये कहाँ काम आएंगे, तो आप जब चैप्टर्स को देखोगे तो चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें ज़्यादातर हमको जो दे रखी समीकरण वो इस तरह से दे रखी है कि वहाँ पे नाम लिख रखा है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, पर हमको ये जरूर पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की संयोजकता क्या है। अगर हमको ये पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 है, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि H और Cl जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, HCl। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा वो यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक अभिक्रिया को पूरा करने का तरीका भी आ जाएगा कि किस तरह से हम किसी अभिक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये सीख जाओगे। तो ये एक तरह से मैंने कहा था कि भाई चैप्टर जो है हमारे आने वाले चैप्टरों का बेस चैप्टर है, और इस चैप्टर का भी जो बेस है वो यही है कि हमको रासायनिक सूत्र लिखने आने चाहिए रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए। अगर हम ये सीख जाते हैं तो आसानी से वो भी आप कर लोगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमारे इसके आगे कि आपके जो नई हेडिंग है उसमें क्या है, आपके लिख रखा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, तो सिंपल है कि जब भी कोई ऐसा परिवर्तन हो जिसमें आपको कोई नया पदार्थ मिल रहा हो, क्या मिलेगा, नया पदार्थ। दूसरा, ये जो नए पदार्थ हो वो कैसे हो, स्थायी हो। स्थायी का मतलब क्या हुआ, उनमें वापस से कोई विपरीत दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, तो अपन बोल देंगे कि हाँ यार इसमें ये क्या है, स्थायी है। दूसरा, ये नया पदार्थ मिला है। तो इसमें नया पदार्थ का मतलब क्या होता है, नए पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक संगठन है उनका, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन उसमें परिवर्तन हो गया। अब आप फिर सोचोगे कि रासायनिक संगठन क्या होता है, तो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक एग्जांपल के हाइड्रोजन गैस H2 गैस, H2 गैस, ठीक है, और एक मैं बोलूँ O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन की गैस। ठीक है, अब आप देखोगे कि इनमें अगर मैं संगठन देखूं तो आप देखोगे कि इसमें सब में क्या क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसमें क्या है आपके पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उनका संगठन ये है कि उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड है। दूसरा, मैं जब बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है, तो इनका संगठन ये है कि एक ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन है। ठीक है, पर जब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे और क्या बना रहे हैं आपके, H2O जल, तो आप देखोगे कि अब जो है, जो व्यवस्था है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो चेंज हो चुकी है। अब आप देखोगे कि एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। मतलब एक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के पास आप देखोगे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो अंदर की जो संगठन है या जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। परिवर्तित हो गई तो इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास
रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया, और रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया मतलब नया पदार्थ बन गया। तो पहले ये हाइड्रोजन गैस थी, ये ऑक्सीजन गैस थी, अब क्या मिल रहा है आपको, जल मिल रहा है। तो इस तरह से हमको नया पदार्थ मिल गया। जब भी नया पदार्थ मिला तो आपने बोला कि ये जो परिवर्तन हुआ ये किस तरह का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। पर अगर हम देखें ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसको हम पहचानेंगे कैसे। यहाँ तो हमने सीख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है तो H2O बना रहे हैं, पर हम कैसे कैसे ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपके लिख रखा है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा आपके लिख रखा है तापमान में परिवर्तन, तीसरा है गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, और चौथा है आपके अवक्षेपण का निर्माण, ठीक है, पांचवा है आपके अवक्षेपण का निर्माण। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमको बताएंगे कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये प्रक्रिया होगी किसी भी प्रक्रिया के अंदर जिनमें आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है तो वो किसको बता रहे होंगे, रासायनिक परिवर्तन को। तो हम इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके लिख रखा था अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हैं हम। जैसे आपके पास है कोयला, तो कोयले का जो नॉर्मली है उसमें जो संगठन होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो कोयला है जब आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस। अब आप देखोगे कि जो यहाँ कार्बन है ये आपके नॉर्मली कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, और यहाँ पे जो एक CO2 है ये एक्चुअल में कौन सी अवस्था में है, गैस की अवस्था में है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, और ये अवस्था में जो परिवर्तन है ये हमको बताता है कि ये भी एक तरह का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा हमने देखा था कि दूसरा जो आपके है वो क्या है, तो आप बोल रहे थे उसमें था तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अब तापमान में परिवर्तन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो अगर हम कहीं से चूना लेकर आए और चूने को पानी के अंदर डाल दें, ठंडे पानी के अंदर, तो आप देखोगे जब चूने को पानी में डालते हैं तो कुछ बुलबुले निकलेंगे शुरुआत में, और थोड़ी देर बाद उस पानी को अगर आप टेम्परेचर मापोगे उसका तो आप देखोगे उसका तापमान जो है बढ़ गया है। तो चूना और जो पानी है, चूने और जो पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसका जो तापमान है पानी का वो तापमान में क्या देखने को मिल रही है आपको, वृद्धि देखने को मिल रही है, आपको देखने को मिल रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो तापमान में परिवर्तन हुआ ये भी एक्चुअल में चूने और पानी की अभिक्रिया को बता रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी किसको बताता है, आपके रासायनिक परिवर्तन को बताता है। तीसरा हम देखें, आप देखोगे तीसरे मतलब आप लिख सकते हो गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। गैस का उत्सर्जन का अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप होते हैं या फिर जो लाइट वाली जो बिजली वाली आग होती है उसको बुझाने के लिए हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं, एक रेड कलर के। उसको जब हम प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो गैस निकल रही है वो एक्चुअल में कौन सी गैस निकल रही होती है, CO2। और वो अभिक्रिया होती कैसे है, तो आप देखोगे कि उसमें एक चीज़ होती है आपके बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा उसमें मिलाया होता है अम्ल, ठीक है। तो जब भी हम उसके बटन को प्रेस करते हैं तो ये पहले अलग अलग होते हैं, और जब आप प्रेस करते हो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने पर इनकी अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के कारण यहाँ पे जो गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है, CO2 गैस। तो ये जो CO2 गैस का उत्सर्जन है ये भी हमको बता रहा है कि वहाँ पे बेकिंग सोडा और अम्ल की क्या हुई थी, है ना, कोई अभिक्रिया हुई थी, कोई ना कोई परिवर्तन हुआ था। तो ये CO2 गैस का उत्सर्जन किसको बताता है, रासायनिक परिवर्तन को। और अगर हम देखें जैसे, ठीक है, चौथा हम देखें कि भाई गैस का आपने देखा आप सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, तीसरा हो गया आपके गैस का उत्सर्जन, चौथा हम देख सकते हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ज़्यादातर जो हमारे पास ज्वेलरी होती है, या जैसे कि अपन बोल सकते हैं लोहा, आप मान लो कि लोहा, लोहे पे जो जंग लग जाती है तो लोहे का जो कलर होता है वो एक्चुअल में होता है ग्रे या स्लेटी, पर जब वो पानी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है तो उस पर एक लाल या भूरे रंग की परत लग जाती है। वो जो लाल और भूरे रंग की परत है वो बता रहा है कि इसका जो रंग पहले था और अब जो रंग है वो बदल चुका है। तो ये भी एक तरह का जो परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन,
ये बता रहा है आपके रासायनिक परिवर्तन को। तो लोहे पे जंग लगना हो गया, या चांदी जो है अगर आप रख दो तो चांदी थोड़े टाइम के बाद क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो वो किसको बता रहा है कि हाँ वो जो कालापन हुआ है वो भी क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चौथा के बाद आप देखो पांचवा, जिसको अपन बोल सकते हैं अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण, ठीक है। अवक्षेपण की अगर बात करें कि अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो आप देखोगे कि जो अवक्षेपण है इसका मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ। क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, आपने क्या किया, कोई दो अलग अलग तरह के रसायन मिलाए, और रसायन मिलाने पर आपने देखा कि उसमें से एक रसायन जो था वो नीचे जाके जम गया, या फिर कुछ परिवर्तन देखने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो नीचे जाके जम गया। जमने का मतलब क्या हुआ, वो घुला नहीं था। अगर घुलनशील नहीं है तो नीचे जाके जम जाएगा। ठीक है, तो वो जो अघुलनशील पदार्थ है उसको हम बोलते हैं अवक्षेप, और जिसमें भी अवक्षेप मिलेगा उससे अपन बोलेंगे अवक्षेपण। ठीक है, तो अवक्षेपण का अगर निर्माण हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसको पहचानने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें हमने 5 तरीके पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आप देख रहे थे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, फिर आपने देखा कि तापमान में परिवर्तन हुआ, तीसरा आपने देखा कि गैस का उत्सर्जन हुआ, चौथा आपने देखा कि रंग में परिवर्तन हुआ, और पांचवा आपने देखा अवक्षेपण का निर्माण हुआ। तो अगर किसी भी प्रक्रिया में इस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं तो वो हमको बताते हैं कि एक्चुअल में वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के तरीके हमको यहाँ पे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक टर्म आती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रासायनिक सूत्र पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो स्थायी होते हैं या जिनमें नया पदार्थ मिलता है। अब जब नया पदार्थ मिलेगा तो हमने ये भी देखा कि नए पदार्थ जो है वो किस किस तरीके से मिल सकते हैं, या कौन कौन से परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमने पांचों अलग अलग फैक्ट पता करे। अब क्या है, एक वर्ड आता है आपके पास यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने देखा कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया उपयोग होगी। मतलब आपने बोला कि हाँ लोहे पर जंग लगी, ठीक है, आपने बोला चांदी जो है वो काली पड़ गई, या किसी गैस का उत्सर्जन हुआ, तो आपने बोला ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन आ रहा है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब भी कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्रक्रिया होगी आपकी, ठीक है, एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाला आपके पदार्थ का निर्माण करे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का, इसका मतलब क्या होता है जो समझ लेते हैं। जैसे आप देखें कि जैसे आपके पास है हाइड्रोजन गैस और एक आपके पास है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन गैस है अगर ये वातावरण में खुली छोड़ दी जाए तो एक तरह का ये बम की तरह काम करती है, ब्लास्ट का काम करती है, एकदम से आग पकड़ लेती है। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस खुद ही क्या एक आग है। ठीक है, और हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी आग है उसको सपोर्ट करती है हमेशा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमेशा आग को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हमेशा क्या देगी, सह देगी, कि ये हमेशा जलने के लिए मदद करती है। ठीक है, और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है आप देखोगे कि क्या बना, H2O। ये जो H2O बना है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों विपरीत गुण रखता है। ना तो ये आग है खुद, और ना ही ये आग को सपोर्ट करता है, जबकि ये क्या करता है, और आग को बुझा देता है। तो आपने देखा कि इसका जो गुण था और इस जिससे ये मिलके बना है उसके गुण में दोनों में अंतर है। तो आपने बोला कि ये जो नए गुण वाले पदार्थ बने आपके पास एक्चुअल में ये जिस प्रक्रिया से बना है उस प्रक्रिया को आपने क्या बोल दिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है हमने अभी बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। जहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था रासायनिक सूत्र बनाना, फिर हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।